अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी डीजी ISI के सवालात, गद्दार से मुलाकातें क्यों, साइफर एक ड्रामा था, अरशद शरीफ को किसने मजबूर किया, ड्रामा था तो डिमार्श क्यों, अरशद शरीफ के मैसेजेस पेश, केनिया पुलिस के नए तजादात, शहीद का जनाजा कितना बड़ा, इमरान खान का अहम पैगाम क्या, लॉन्ग मार्च की तैयारी कैसी, और शाहीन वर्ल्ड कप से बाहर। सबसे पहले सबसे अहम खबर, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार डीजी ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कई सवालात उठा दिए। पूछा, अगर आपका सिपह सालार गद्दार है तो उससे माजी करीब में उसकी इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे? आपकी नज़र में सिपह सालार गद्दार है तो उसकी मुलाजमत में तोसी क्यों देना चाहते थे? अगर आपका सिपह सालार गद्दार है तो आज भी छुपकर उससे क्यों मिलते हैं? डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने मजीद कहा, न्यूट्रल को गाली बना दिया गया। जानवर मीर जाफर और मीर सादिक इसलिए कहा गया कि हमने गैर कानूनी काम से इनकार किया। डीजी ISI का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए आर्मी चीफ की मुलाजमत में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी करने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दी। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा, जब डीजी ISI बना तो मुझसे पूछा गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है। मैंने कहा मुआशी मसाइल। जिसने मुझसे पूछा तो उसके नज़दीक पाकिस्तान का नंबर 1 मसला हिज़्ब इख्तिलाफ थी। अगर आपका दिल मुतमईन है कि आपका सुपह सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? अगर आप समझते हैं कि आपका सुपह सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? अजीब बात है। आप समझते हैं सुपह सलार गद्दार है, लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना तो रहे। और अगर वो वाकई आपकी नजर में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाजों के पीछे हमें मिले, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे इदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम किया। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके इदारे ने गैर आईनी गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला नहीं था, इस पे अदारे के अंदर इसकी क़यादत में बहुत बहस हुई और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि मुल्क का मफाद इसी में है, अदारे का मफाद इसी में है कि हम अपने आप को आईनी किरदार पे महदूद कर लें, सियासत से बाहर निकल जाए। मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि अदारे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आईनी रोल पे लाना है। पाकिस्तान के जो दोस्त हैं, दुश्मन हैं, बैरूनी चैलेंजेस हैं। देखिए, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान के दोस्तों का और दुश्मनों का फैसला करना मुंतखब जमहूरी हुकूमत का काम। जब आप नफरत और तकसीम की सियासत करते हैं तो उससे मुल्क में अदम इस्तेकाम है। अगर हमने तारीख से नहीं सीखा तो कुछ दहाइयाँ पीछे चले जाएं। मुसलमान मुल्क थे, हमारे 2 हिस्से थे, लेकिन उसके बावजूद अलग हो गए क्योंकि हमने नफरत और तकसीम को ज्यादा उठा। और यही वो चीज़ है जो हमारे मुआशरे और मुमलकत की बुनियादें खोखली कर। पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम इसकी मुआशी हालात की वजह से, जिस पे मैंने जब खुद डीजी ISI बना तो मेरे से पूछा गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है, तो मैंने कहा सर मेरी नज़र में ये हमारे मुआशी मसाइल है। बहरहाल जिन्होंने सवाल पूछा वो मेरी राय से मुत्तफिक नहीं हुए। उनकी नज़र में हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था कि जो अदम इस्तेकाम है वो उसकी एक वजह यह भी है कि हमें चाहिए कि हम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करें अपनी ख्वाहिशात की तकमील में। जब हम चोर दरवाजे गैर आईनी गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करते हैं तो मुल्क में इंतशार आता है। ISI ने, इदारे ने ये फैसला कर लिया, ये सिर्फ वो काम करेगा जो कौमी उमंगों का मदर है और उस अंदाज में करेगा जो आइन में लिखा है, इससे बाहर नहीं जाए। पाकिस्तान का आइन अपने शहरियों को बुनियादी हकूक़ की गारंटी देते हैं और उन हकूक़ में एक हक एहतजाज करने का भी। लिहाजा हमें किसी के लॉन्ग मार्च से, धरने से
एहतजाज से कोई इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। और आपको मालूम है इख्तियार दिया है कि वो सलामती की सूरत हाल, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को काबू करने के लिए जो भी उनके पास वसाइल हैं वो पूरे काम लें। ये खदशा बाहर रहता है जब इतने लोग इकट्ठे हों तो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासर हैं वो उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। उसके लिए ये हमारा फ़र्ज़ है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और खुदा न खास्ता अगर ज़रूरत पड़ी कि पाकिस्तान आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत बुलाती है, हुकूमत का हक है, तो फौज को अगर जरूरत पड़ी हालात को काबू करने में वो जरूर हुकूमत की मदद करेगी। DGISPR बाबर इफ्तिखार ने कहा, साइफर पर झूठी खबरें फैलाई गईं जिनका मकसद सियासी फवायद उठाना था। हमसे गलतियां हो सकती हैं लेकिन हम गद्दार या साजिशी नहीं हो सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि सफ़ीर की राय पूरी कहानी बनाई गई और उसे सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। जहन साजी के जरिए कौम और फौज में लीडरशिप में नफरत पैदा करने की मजमूम कोशिश की गई। 27 मार्च को इस्लामाबाद जलसे में कागज़ का टुकड़ा लहराया गया। ड्रामाई अंदाज में वो बयानियाँ देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका के दुनिया भर में रिजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले दिए गए। हर चीज़ को गद्दारी और रिजीम चेंज ऑपरेशन से लिंक कर दिया गया। लेकिन अब साइफर से मुतालिक हक़ाइक़ मंजर आम पर आ चुके हैं जिसने खोखली और मनगढ़ंत कहानी को बेनकाब कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, ISI ने प्रोफेशनल अंदाज में कौमी सलामती को बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ साइफर के शवाहिद नहीं मिले। उन्होंने कहा कि माजी में हुई गलतियों को पिछले 20 साल से अपने खून से धो रहे हैं। मशहूर स्कॉलर ने कहा था, अगर पाकिस्तान को तोड़ना है तो इसकी फौज को कमज़ोर करना होगा। साइफर के हवाले से हाल ही में कई हकायक मंजर आम पर आ चुके हैं जिसने इस खोखली और मनगढ़ंत कहानी को बेनकाब कर दिया है। कैसे पाकिस्तानी सफ़ीर की राय को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। हमसे गलतियाँ हो सकती हैं मगर हम गद्दार और साजिशी हरगिज़ नहीं हो सकते। ISI ने बड़े वाज़े और प्रोफेशनल अंदाज में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को ब्रीफ किया गया कि ये पाकिस्तानी सफ़ीर की ज़ाती असेसमेंट है और पाकिस्तानी सफ़ीर ने जो लाए अमल रिकमेंड किया था वही लाए अमल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी फॉरेन ऑफिस को रिकमेंड किया ताकि इस सिलसिले में किसी किस्म का इबहम और कयास आराई पैदा ना हो और कौम सच जान सके। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज़ का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। ISI की साइफर से मुतालिक फाइंडिंग्स की किसी किस्म की साजिश को उनको उसके शवाहिद नहीं मिले, बल्कि मजीद अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं जिसका मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना और एक मखसूस बयानिया तश्कील देना था कि हुकूमत के खिलाफ आइनी और कानूनी और सियासी मामले की बजाय अदम एतमाद की तहरीक रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा थी। फिर इसी हवाले से अमेरिका के दुनिया भर में रिजीम चेंज ऑपरेशंस के हवाले दिए गए और उनको पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली से जोड़ दिया गया। पाकिस्तान के इदारों बिलखसूस फौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया और हर चीज़ को गद्दारी और रिजीम चेंज ऑपरेशन से लिंक कर दिया गया। जहन साजी के जरिए कौम और अफगानिस्तान में सिपाह और लीडरशिप में नफरत पैदा करने की मजमूम कोशिश की गई। पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को दुनिया भर में बदनाम करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और एजेंडा सेटिंग के जरिए फौज के खिलाफ एक मखसूस बयानिए को परवान चढ़ाया। यहाँ तक कहा गया कि साइफर को छुपाया गया। तो फिर सवाल यह है कि फॉरेन ऑफिस जो साइफर प्रोसेस कर रहा था क्या उसने उसे छुपाया? अगर हमसे माजी में कोई गलतियाँ हुई हैं तो पिछले 20 सालों से हम अपने खून से उनको धो रहे हैं। इस चीज़ का इदराक सबको करना होगा क्योंकि फ़ौज अवाम के बगैर कुछ नहीं है। एक बहुत मशहूर स्कॉलर ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि अगर पाकिस्तान को तोड़ना है तो पहले उसकी फ़ौज को कमज़ोर करना होगा। DGISPR बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि अरशद शरीफ के मामले में थर्ड पार्टी मुलविस हो सकती है। उनके बाहर जाने की वजूहात और कत्ल के हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला क़ैब पख्तूनख्वा की खुसूसी हिदायत पर अरशद शरीफ के लिए 5 अगस्त को थ्रेड अलर्ट जारी किया गया। मालूमात सिक्योरिटी इदारों से शेयर नहीं की गई। KP हुकूमत ने अरशद शरीफ को बाचा खान एयरपोर्ट तक मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। लगता है तमाम इक़दाम का मकसद अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना था। उन्होंने कहा कि सलमान इकबाल को तफ्तीश में शामिल किया जाना चाहिए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि हमें मालूम करना है कि सूरत हाल से कौन फ़ायदा उठा रहा है। इदारों, लीडरशिप और आर्मी चीफ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। DGISI नदीम अंजुम ने कहा कि पाकिस्तान में अरशद शरीफ का इदारे से ताल्लुक़ रहा। बाहर जाकर भी उन्होंने राब्ता किया। पाकिस्तान में उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं था। KP हुकूमत ने थ्रेट अलर्ट जारी किया। हक़ाइक़ का सही इदराक इंतहाई ज़रूरी है ताकि फैक्ट, फिक्शन और ओपिनियन में डिफ्रेंशिएट किया जा सके।
और सच सबके सामने लाया जा सके। इदारों और उनकी लीडरशिप यहाँ तक कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर भी बेजा इल्जाम तराशी की गई। 5 अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से ARY एंकर अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। ये थ्रेट अलर्ट चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की खास हिदायत पर जारी किया गया। इस हवाले से वफाकी हुकूमत या फिर सिक्योरिटी इदारों से मजीद किसी किस्म की मालूमात शेयर नहीं की गई कि कैसे और किसने KP गवर्नमेंट को ये इतला मुहैया की कि अरशद शरीफ साहब को टारगेट किया जाएगा। इससे जाहिर ये होता है कि ये थ्रेट अलर्ट मखसूस सोच के तहत जारी किया गया, जिसका मकसद शायद अरशद शरीफ साहब को मुल्क छोड़ने पर आमादा करना था। जबकि इतलात भी हैं कि अरशद शरीफ साहब मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बार बार उनको ये बावर कराया जाता रहा कि उन्हें खतरा लाक है। 10 अगस्त को अरशद शरीफ बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर से एमिरेट्स इंटरनेशनल की परवाज़ EK 637 के जरिए सुबह 6:10 पर दुबई के लिए रवाना हुआ। अरशद शरीफ को KP गवर्नमेंट ने इस दौरान मुकम्मल प्रोटोकॉल फराहम किया। किसने उन्हें मुसलसल ये बावर कराया कि वो पाकिस्तान वापस ना आए वरना उन्हें मार दिया जाएगा। इस अफसोसनाक वाक़े की साफ, शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात बहुत ज़रूरी है। ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है, लिहाजा और शामिल तफ्तीश करना चाहिए। इस शफाक मौत से कौन फ़ायदा उठा रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। हम सबको इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। जब तक कोई हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती किसी पर इल्ज़ाम तराशी किसी सूरत मुनासिब ना हो। यहाँ पर भी थे, एस्टेब्लिशमेंट से, मेरे अपने इदारे के लोगों से रब्ता था। जब वो बाहर गए वहाँ से भी उनका रब्ता था कि शहीद अरशद शरीफ की ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं। बल्कि इस महीने में उन्होंने BGC जो मेरे साथ हैं, जनरल साहब काम करते हैं, उनके साथ रब्ता रखा और वो वापसी का भी अपनी आने का ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे। अगर साइफर इतना अहम नहीं था तो इस मामले पर कौमी सलामती का इजलास क्यों तलब किया? वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने सवाल उठा दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा साइफर मन घड़त बयानियां हरगिज नहीं, साइफर एक हकीकत थी और है। कामरा की नशिस्त में मैं भी मौजूद था। मन घड़त कहानी थी तो डीमार्च की क्या ज़रूरत थी? सफ़ीर ने वाशिंगटन में नशिस्त का खुलासा भेजा। सफ़ीर ने कहा गुफ्तगू की नौयत सिफारती नहीं थी, उसमें धमकी थी। अहमियत को सामने रखते हुए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया। एक नहीं, एक से ज्यादा इजलास बुलाए गए। अगर वो हकीकत नहीं थी और अगर वो एक मन घड़त कहानी थी तो फिर डीमार्च की जरूरत क्या थी? साइफर का जिक्र आ गया, ये एक मन घड़त बयानिया है, हरगिज नहीं। साइफर हम बारहा कह चुके हैं, एक हकीकत थी, एक हकीकत है। कामरा में उसका तस्करा हुआ तो कामरा की जो नशिस्त थी उसमें मैं भी मौजूद था। ये भी तासुर दिया गया कि हमने अपने सफीर को उनके बयानिए को सियासी मकासद के लिए हासिल करने की कोशिश की, हरगिज नहीं। साइफर उसकी तर्जुमानी कर रहा है। अब उसका खुलासा है उस गुफ्तगू का। सफीर कह रहा है कि उन्होंने अपने सफारती तजर्बे में इस किस्म की जबान इस्तेमाल होते देखी नहीं है, उसमें धमकी थी। तो अगर साइफर के जो कहा कि हमने एक बयानिया घड़ा, हकीकत के बरक्स है, ऐसी बात नहीं है। हम कोई ऐसा बयानिया न घड़ेंगे न घड़ा है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। उन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे? दिन हो या रात, बोल न्यूज 24 घंटे रहेगा साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।